कि साइंटिस्ट बनने के लिए आखिर कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, मैं कैसे साइंटिस्ट बनूं? क्योंकि लोगों ने सोचा है जेई दे करके मैं इंजीनियर बनूंगा और अच्छा पैकेज मिलेगा मुझे, कंप्यूटर साइंस में करूंगा या बीटेक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करूंगा। उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि वो जेई करके साइंटिस्ट कैसे बनेगा। ये चीज़ जो है, जैसे अभी एक बच्चे ने, जैसे अभी सिंधिया स्कूल के एक बच्चे ने ड्रोन बनाया है जो कि ह्यूमन बॉडी को उठा सकता है, उड़ा सकता है। तो ऐसे हमारा एक और स्टूडेंट है नितेश तिवारी, चित्तौड़गढ़ से है, वो अभी है नहीं बनना इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे कलीग्स हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जिनकी जर्नी मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूँ। मेरा हमेशा मोटिव रहता है कि चैनल पे मैं ऐसे लोगों को लेकर के आऊँ जिन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है और जिन्होंने बहुत एवरेज जो है अपने परिवार से जो निकले हैं और उन्होंने अपना स्ट्रगल करके एक बहुत अच्छे मुकाम को हासिल किया है, अपनी जर्नी को कंप्लीट करके कोई साइंटिस्ट बना है, कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है। ऐसे में बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे जो है मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको लेकर के कई बार आया हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षु शर्मा, जो कि इटावा से हैं और इटावा में एक जगह पड़ती है बकेवर, वहाँ से इनकी स्कूलिंग हुई है, वहीं से इन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया है और यंगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया का इनका जो है इनके खिताब इनके नाम है और भी बहुत सारे अचीवमेंट इनके नाम है। डिस्कस करेंगे क्या इनकी जर्नी रही है। इटावा के अंदर एक जगह है महवा, वहाँ पे इनकी अपनी एक लेबोरेटरी है जिसमें जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, जो कि नॉन साइंस के भी जो बच्चे हैं, उनके लिए भी साइंस के एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट ये प्रोवाइड वहाँ कराते हैं। तो बहुत सारा इनोवेशन इन्होंने किया हुआ है इतनी कम एज में। प्रेजेंट टाइम में हाइड्रो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कंपनी है जहाँ पे चीफ साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों इनसे सीखने के लिए। और मैं लगातार, मेरा प्रयास रहता है कि मैं चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाऊं जिनकी जर्नी अपने आप में एक माइलस्टोन रही है, जो कुछ ना कुछ अपनी जर्नी के माध्यम से आपको सिखा सकते हो। और मैं प्रयास करता हूं ऐसे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने का। तो काफ़ी समय से सर से बात चल रही थी कि सर एक बार आप आइए और हम लोग बहुत जल्दी इस वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे इनका जो अपना सेंटर है, जो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से जो लेबोरेटरी बनी हुई है इटावा के अंदर, वो पूरा कवर करेंगे। उनके बच्चों से बात करेंगे, क्या प्रोजेक्ट वहाँ पे रहते हैं, क्या इनका फ्यूचर प्लान है, क्या मिशन है, क्या विजन है और इस लेबोरेटरी को बनाने के पीछे का पर्पस क्या था, ये हम बात करेंगे आज सर से। तो सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में कि आपका कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया। और जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोटा जाते हैं, कानपुर जाते हैं, बहुत ज़्यादा मारामारी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भेड़चाल है कि मुझे जेईई मेंस क्वालिफाई करना है, नीट क्वालिफाई करना है। पर्टिकुलर कुछ दायरे में रह करके बच्चे अपना चीज़ों को इन्हेंस करना चाह रहे हैं। जैसे सबके दिमाग में रहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, जेईई मेंस दे दिया, नीट दे दिया। तो कैसे आपके दिमाग में ये बात आई कि मुझे जेईई मेंस नहीं देना है, नीट नहीं देना है? हालांकि आप साइंस के बच्चे रहे, कॉलेज टाइम था, उसी दौरान इन्होंने इसरो में भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट अपना किया है, काफ़ी सारा काम वहाँ पर किया है, इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ काम किया है। और इसके अलावा कैसे आपके दिमाग में सर ये आया कि हमें एक लेबोरेटरी बनानी है और बच्चों के लिए काम करना है? आप चाहते तो बीटेक करके या फिर कोई और कोर्स करके या रिसर्च वगैरह में जा सकते थे, या फिर आपके पास कई सारे ऑफर भी ऐसे भी आए, इवन माइक्रोसॉफ्ट से इनके पास ऑफर आया, काफ़ी अच्छा उसमें पैकेज था आपका। तो ये सब चीज़ों को छोड़ करके ये जो आपने रास्ता चुना है ये बहुत डिफिकल्ट है और इतनी कम एज में कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया? क्या बच्चों के लिए आपने सोचा है? क्या आपका फ्यूचर प्लान्स हैं? थोड़ा सा बताइए इंट्रोडक्शन दे करके बच्चों को हमारे। और जितने भी ऐसे बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। इस तरह के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं वो लगातार चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़े लंबे समय से चर्चा चल रही थी और हम एक सेशन करने वाले थे, आज बहुत दिनों के बाद मौका मिला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो कंडीशन मेरे यहाँ थी, जो मेरे साथ थी, मुझे भी बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कुछ पता नहीं था। हाँ, वो धीरे धीरे रास्ते बनते गए, सब होता गया। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं ना ये दामेंटा के माध्यम से, वाकई में तारीफ़ काबिल है। बहुत अच्छा काम है आपका, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी अगर स्टार्टिंग जर्नी की बात करूं तो बहुत ही साधारण फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी नॉर्मल वेल्डर हैं, उनकी वेल्डिंग की एक शॉप थी। हालांकि पहले वो अलवालिया में काम करते थे, लेकिन उनकी एक उंगली कटने की वजह से वो कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया। उसके बाद फिर उन्होंने अपना खुद का एक इंजीनियरिंग शॉप स्टार्ट किया, जिसमें वो बहुत सारे काम किया करते थे। आपने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं वहाँ पे आपके? मैंने देखे हैं फेसबुक पे पोस्ट वगैरह, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी स्टार्टिंग जो स्कूलिंग हुई वो लोकमान्य रूरल इंटर कॉलेज, एक छोटा सा स्कूल है महिवा में ही। तो मैंने अपने 6th क्लास से सोच लिया था कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। इंडिया में इवन इतने सारे बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये सपना आता है कि मैं बड़े होकर के साइंटिस्ट बनूंगा, लेकिन जैसे जैसे 6th 7th 8th और 9th में बच्चे आते हैं वैसे वैसे वो डाइवर्ट हो जाते हैं कि हाँ अब क्या करना है, जो लोग सब कर रहे हैं, इतना भीड़ चाल में चल रहे हैं, मुझे नीट करना है, मुझे जेईई करना है, वो एक जो सपना है साइंटिस्ट बनने का वो कहीं ना कहीं दब जाता है।
और वो क्यों दब जाता है? क्योंकि ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो उनको गाइड कर सकें। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? रिसर्च का रास्ता थोड़ा लंबा है क्या? रिसर्च का रास्ता मैं लंबा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं खुद ही वर्तमान में केवल 21 वर्ष का हूँ। नहीं, जैसे आपने तो इतनी कम एज में ये सब अचीवमेंट हासिल कर लिए, लेकिन मैं देखता हूँ जैसे कोई बैचलर ऑफ साइंस या मास्टर ऑफ साइंस बच्चा करना चाहता है तो 5 ईयर कोर्स है। हाँ, बल्कि अगर दूसरे तरीके में देखें, अगर बीटेक बच्चा करता है तो उसको 3rd ईयर में ही प्लेसमेंट या जॉब मिल जाती है। तो क्या ये भी एक कारण है कि बच्चे को पैसे कमाने की बहुत जल्दी है, या कोई ऐसा मतलब जैसे मैंने कई सारे आर्टिकल वगैरह पढ़े हैं जिनमें ये बताया है बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कि रिसर्च और इनोवेशन में इंडिया अभी बहुत पीछे है। और पहले तो फंडिंग वगैरह भी नहीं आती थी, अभी तो बहुत सारी फंडिंग पिछले कुछ सालों से आ रही है रिसर्च और इनोवेशन के लिए। कई सारे रिसर्च के इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे बहुत सारे नए कोर्स लॉन्च किए गए हैं। ऐसे बच्चों के लिए भी कोर्स लॉन्च किया, जैसे स्वयं योजना चलती है, आपने देखा होगा, अभी NTA एग्जाम कराता है। तो ऐसे बहुत सारे इनोवेशन प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें बच्चों को रिसर्च में जाने के लिए इसरो का युविका प्रोग्राम चलता है, अंतरिक्ष जो चलता है अपना, तो उसमें 9th के बाद बच्चा जा सकता है। तो लेकिन या तो बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है, जो कि हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसका मेन कारण यही है कि जो इन्फॉर्मेशन है इन चीज़ों की, जो अवेयरनेस है, वो बच्चों में बहुत कम है। लोगों को वो बातें वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। अभी मेरे एरिया में देखा जाए अगर, तो बहुत लोग अवेयर हो गए हैं, क्योंकि वहाँ एक लैब चल रही है। लेकिन अगर उसके और आसपास के एरिया देखे जाएं, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ लोगों को IITs और NITs के बारे में पता नहीं होता है। फिर वो इसरो में 9 से कैसे जा सकते हैं, या साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं। लोग यहाँ तक कि ये पूछते हैं कि साइंटिस्ट बनने के लिए आखिर कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, मैं कैसे साइंटिस्ट बनूँ। क्योंकि लोगों ने सोचा है JEE दे करके मैं इंजीनियर बनूंगा और अच्छा पैकेज मिलेगा मुझे, कंप्यूटर साइंस में करूंगा या बीटेक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करूंगा। उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि वो JEE करके साइंटिस्ट कैसे बनेगा। ये चीज़ जो है, जैसे अभी एक बच्चे ने, जैसे अभी सिंधिया स्कूल के एक बच्चे ने ड्रोन बनाया है जो कि ह्यूमन बॉडी को उठा सकता है, उड़ा सकता है। तो ऐसे हमारा एक और स्टूडेंट है नितेश तिवारी, चित्तौड़गढ़ से है, वो अभी है नहीं, वरना इंट्रोडक्शन में आपका कराता उससे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो चल रही है वो उसने इनोवेट की है, जबकि वो कंप्यूटर साइंस का बच्चा है और अभी फाइनल ईयर में है। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के आपको बहुत सारे अभी आर्टिकल मिल जाएंगे और उसमें अच्छी खासी फंडिंग गवर्नमेंट ने दी हुई है। तो जो भी सोलर लाइट वगैरह जो छतों पे लग रही हैं, वो इनोवेशन नितेश तिवारी ने किया है। तो मैं भी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास एक इनोवेशन का आइडिया होना चाहिए, रिसर्च करने की एक जिद होनी चाहिए आपके अंदर। उसके लिए पर्टिकुलर कोई डिग्री, डिप्लोमा, एंट्रेंस नहीं होता है। आपके सामने एक एग्जाम्पल है डॉक्टर हर्षु शर्मा, इनको केनॉय यूनिवर्सिटी इटली में है, वहाँ से अपना जो है अभी डॉक्टरेट का एक मिलने वाला है इनको, मानक उपाधि। तो ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कि ये लैब बनाने का आइडिया आपके पास कहाँ से आया, जबकि आपके पास बहुत अच्छी जॉब के ऑफर थे? जी, लैब बनाने का आइडिया मेरे अंदर आया जब मैंने इसरो कैंपस देखा। जब मैं इसरो गया, एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, मैं उसमें गया, तो इसरो में मैंने देखा कि बहुत सारे अच्छे साइंटिस्ट इसरो के लिए काम कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर उसमें 600-700 लोग काम कर रहे हैं, अगर वो 600-700 लोग ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना करके लोगों को इस रिसर्च में लाने की कोशिश करेंगे, तो शायद है कि हम अब इंडिया के रिसर्च लेवल को बहुत ऊपर तक बढ़ा सकते हैं। तो मुझे ये लगा कि मैं एक इसरो के लिए काम करूं, इससे अच्छा है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जो उस समय सोचा था कि मुझे इंडिया को एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन देना है, वही मैंने उनसे इंस्पायर्ड होकर के ठान लिया कि मुझे भी अब इंडिया को दूसरा इसरो देना है। तो मैंने फिर इसरो को देख करके, उससे इंस्पायर होकर के मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अब मैं खुद का इसरो बनाऊंगा। तो मतलब आप जब 12 कोने के रिसर्चर्स को बुला करके वहाँ रिसर्च के लिए इन्वाइट करूंगा कि आप आइए यहाँ रिसर्च करिए। तो इस तरीके से ये आइडिया मेरे दिमाग में आया। तो मतलब आप जब 12th क्लास में थे तभी आपके दिमाग में आइडिया आ गया था? जी, मैं 12th और 2019 में आपने ये डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी मैंने 2019 में उसे, और उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो एफिलिएशन है, MSME से जो रजिस्ट्रेशन है, वो 2021 में मिला। फंडिंग भी हमें 2021 में शुरू हुई, और अभी वर्तमान में इस लैब में 24 रिसर्चर अलग अलग जगह के कार्य करते हैं, जो कि अपनी अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करते हैं, और हम उसे रिसर्च पेपर्स में अलग अलग जगह पब्लिश कराते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मौका देते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप्स करते हैं, और इवन लैब में भी ऑफलाइन बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। पर्पस क्या था सर इसको बनाने का? इसको बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि हम इंडिया को एक ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट देना चाहते हैं जहां हर तरीके की रिसर्च अवेलेबल हो। जैसे अभी इसरो है हमारा, तो वो रॉकेट साइंस में और स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करता है। तो हमारा जो लैब है उसमें हम रॉकेट साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड रिसर्च भी करते हैं। रिसेंटली हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा रिसर्च प्रोग्राम चल रहा है, रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है,
जिसमें आपको पता होगा कि ह्यूमन हार्ट जो होता है उसकी बीट कम होने पर हम एक पेसमेकर ह्यूमन बॉडी में हार्ट में डाल देते हैं। वो पेसमेकर में एक सेल पड़ता है। अगर पेसमेकर बहुत अच्छा है, अभी रिसेंटली न्यूज़ भी आई थी कि बहुत सारे नकली पेसमेकर डाल दिए गए, तो अगर एक अच्छा पेसमेकर है तो उसकी सेल 3 ईयर या 5 ईयर तक चलती है। तो हम एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें ह्यूमन हार्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि कैसे भी ह्यूमन हार्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, जिससे पेसमेकर को चलाने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर पेशेंट को एक बार पेसमेकर डल गया और 3 साल बाद वो सेल डिस्चार्ज हो गया तो फिर हमें रीओपन सर्जरी करनी पड़ती है, और वो सर्जरी करने के बाद फिर से पेसमेकर को चेंज करना पड़ता है। तो हम ऐसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में और कई सारे फील्ड्स में इसको तैयार कर रहे हैं। रिसेंटली हमारी बिल्डिंग भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, वो भी बहुत जल्दी तैयार होगी। मेन पर्पस ये है कि इंडिया के स्टूडेंट्स को जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको रिसर्च में आगे ले आना, एक ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट तैयार करना जो कि रूरल एरिया के बच्चों के लिए काम करता हो। और तमाम सारे स्टूडेंट्स हैं, तमाम सारे लोग हैं जो समृद्ध हैं परिवार से, वो तो कई बार अपना रास्ता खोज लेते हैं, आखिर उन्हें मिल ही जाता है, लेकिन पीछे रह जाते हैं तो गांव के बच्चे, रूरल एरिया के बच्चे। अच्छा, कानपुर, उन्नाव या कन्नौज आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ के जो स्कूल्स बने हुए हैं, जो रूरल के स्कूल हैं, ये स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर या फैकल्टी यहाँ के अपने बच्चों को अगर आपकी लेबोरेटरी विजिट कराना चाहते हैं या फिर कुछ और प्रोजेक्ट वगैरह कराना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है? DVISRL शॉर्ट फॉर्म है लैब का जी। तो उसकी वेबसाइट पे जा करके बुकिंग फॉर विजिटिंग या मेंबरशिप या जो प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे हैं उन सारे ऑप्शंस पे जा करके उसे बुक कर सकते हैं। और अपना जो भी वो अगर विजिट करना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को रिसर्च प्रोग्राम में इनरोल कराना चाहते हैं, या कोई रिसर्चर है जो प्रोजेक्ट में हमारे साथ काम करना चाहता है, वो मेंबरशिप ले सकता है। तो ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल है, हम उसमें बुकिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। अच्छा, आपको एक अवार्ड भी मिला हुआ है, प्रेसिडेंट अवार्ड, जिसको बोलते हैं नवाचार सम्मान अवार्ड जो होता है, ये आपको किस उसमें मिला था, किस उपलब्धि के लिए मिला था? 2023 में मिला था। 2019 में जब मैं अपने स्कूल टाइम में था तो मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी बुक्स में कि किसी भी एनर्जी को किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हाँ। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि साउंड को इलेक्ट्रिसिटी में क्यों नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि साउंड हमारे पास बहुत ज़्यादा है। आप देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के तरीके हैं उन सब में कोई ना कोई कंडीशन लगती है। डैम से बनाते हैं, है ना, तो बहुत उसमें कंडीशंस हैं, पानी का बहाव होना चाहिए, है ना, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। और जैसे पवन चक्की है, विंड मिल जो है, सब चीज़ वहाँ मौसमी हवाएं होनी चाहिए। लेकिन साउंड जो है वो हर जगह अवेलेबल है। ये चीज़ें सब जगह नहीं हो सकती, लेकिन साउंड हर जगह है। तो हमने सोचा क्यों ना साउंड से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए। लगातार 1 साल काम करने के बाद और लगभग 150 से ज़्यादा प्रयोग करने के बाद हमें इस पर सफलता मिली। हमने साउंड से इलेक्ट्रिसिटी बनाई। पूरे वर्ल्ड में पहली बार ये हुआ कि साउंड से इलेक्ट्रिसिटी बनी हो। उसी साल मुझे यंगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया और मेरा उस पर पेटेंट हुआ। उसके बाद फिर वहाँ से रिसर्च का सिलसिला चला और फिर 2019 से 2023 के बीच में हमने स्कूली शिक्षा के ऊपर काम करना शुरू किया और हमने 300 से ज़्यादा प्रयोग डेवलप किए, 300 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स बनाए जो कि बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं। आप बताइए स्कूल्स में लैब क्यों नहीं चल पाते हैं? क्योंकि संसाधनों की कमी है। लोग हमेशा कहते रहते हैं फंड नहीं है। मैक्सिमम स्कूलों में मुझे लगता है फॉर्मेलिटीज़ के लिए लैब बनाई गई है। और कई तो मैं तो बता रहा हूँ, कई तो मैं स्कूलों की बात क्यों करूँ, मैं तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज की भी बात करूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, वहाँ पे भी फॉर्मेलिटी के लिए लेबोरेटरी बनी है। फॉर्मेलिटी के लिए लेबोरेटरी बनाई जाती हैं और स्टूडेंट क्यों नहीं? प्रैक्टिकल्स फाइलों में चलते हैं ओनली। हाँ, और लेबोरेटरी फॉर्मेलिटी हम उसी चीज़ को ग्राउंड पे लाने के लिए हमने 300 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बनाए जो बड़े ही आराम से स्टूडेंट खुद से कर सकते हैं और साइंस को एंजॉय कर सकते हैं। तो वो 300 एक्सपेरिमेंट बनाने के लिए मुझे नवाचारक सम्मान इनोवेटर अवार्ड्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिला 2023 में। अच्छा, ये लेबोरेटरी जब आपने बनाई थी तब कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं किसी प्राइवेट गवर्नमेंट बॉडी से मिला था आपको? नहीं, किसी प्राइवेट गवर्नमेंट बॉडी से मुझे कोई फाइनेंशियल जब आपने स्टार्ट कर दिया, रनिंग में आ गया, उसके बाद स्टार्ट किया, सेल्फ फाइनेंस स्टार्ट किया, सारे अरेंजमेंट मैंने और मेरी फैमिली ने किए या जो लोग हमारे साथ एसोसिएट थे उन्होंने किए। उसके बाद 2 साल ये बहुत अच्छे से रन हुआ। जब ग्रोथ हुई उसके बाद फिर गवर्नमेंट बॉडी ने सपोर्ट किया 2021 से। तो जो लैब सर आपने बना रखी है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से, किस क्लास के बच्चे इसमें जो है, मतलब किस क्लास से, जैसे 5th क्लास, 8th क्लास या उसके बाद के बच्चे, किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चे या कॉलेज के बच्चे भी हैं अगर, तो वो किस मतलब लेवल पे हों कि वो आकर के वहाँ प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? 6th क्लास से लेकर के और 12th तक
बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स उसमें इनरोल हो सकते हैं, उनकी बुक्स से रिलेटेड हैं। बच्चे जो जेई वगैरह की तैयारी करते हैं उसमें इंटरेस्ट कैसे लाएं। आप देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि जो बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको बोलता है आप 40,000 सवाल बना लो, ये कर लो, वो कर लो, उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जब वो आईआईटीज़ में पहुंच जाता है उसके बाद फिर क्या होता है कि वो डिप्रेशन में जाता है, उससे वहाँ का माहौल नहीं देखा जाता है। आईआईटीज़ में क्या सुसाइड नहीं हो रही है, बहुत सारी हो रही हैं। उसका कारण क्या है कि उस जगह वो सही व्यक्ति नहीं पहुँचा जिसे पहुँचना चाहिए, या जो रिसर्च करना चाहता है। ये बात एस.सी. वर्मा सर ने भी बोली थी अपने कि उसमें अभी जब आईआईटी मद्रास किसी आईआईटी में ऐसा कुछ हुआ था। हाँ। तो एक आईआईटी में ऐसा कुछ हादसा हुआ था, तब बोला था उन्होंने कि बच्चों को मेंटली जो है प्रिपेयर किया जा रहा है सब्जेक्ट वाइज उस कॉलेज में जाने के लिए, पर वो इमोशनली तैयार नहीं हो रहे हैं। इस सब के लिए मैं जिम्मेदार कहीं ना कहीं स्कूल सिस्टम को ही मानता हूँ। आपके हिसाब से स्कूल सिस्टम में फिर क्या सुधार होना चाहिए? क्या आपके हिसाब से कैसा स्कूल या एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? क्योंकि मैं भी बहुत सारे स्कूल से कनेक्टेड हूँ, बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, बहुत सारे टीचर से मिलता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स से मिलता हूँ। मैं लगभग एक साल में लगभग 100 से ऊपर हम लोग सेमिनार कर लेते हैं। छोटे बड़े हर प्रकार के स्कूल में जाते हैं, गांव देहात में भी जाते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स में भी जाते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कई सारे आर्मी पब्लिक स्कूल्स में सेमिनार किए हैं। हर प्रकार के बच्चे से, हर समाज के बच्चे से हम लोग मिलते हैं, हर सोसाइटी के बच्चे से मिलते हैं। तो आपके हिसाब से, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, पर उनको कभी मैं यूट्यूब पे इस तरीके से बोल नहीं पाता। बहुत सारी उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं चाह करके भी नहीं बोल सकता। तो आपके हिसाब से स्कूली सिस्टम में, स्कूली एजुकेशन में क्या अमेंडमेंट होने चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को अपना थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ में एक्सपेरिमेंटल नॉलेज जो है, एक्सपेरिमेंट जो है, प्रैक्टिकल जो है, वो केवल फाइलों में दब के ना रह जाएँ, वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कराया जाए, मतलब एक्चुअल में कराया जाए, जिससे कि बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आए पढ़ाई में। क्या आपके हिसाब से उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए? सबसे पहले तो हमें टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए। जो टीचर्स हैं उन्हें हमें ये बताना है कि, क्योंकि देखिए धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का ज़माना आता जा रहा है, एआई आता जा रहा है। बिल्कुल। अगर जो बुक में लिखा है हम वो एज इट इज़ अगर बोर्ड पर लिख करके पढ़ाएं तो वो तो कोई भी कर सकता है। और अभी देखिए आप ऑनलाइन माध्यम से वो बड़े आराम से किया जा रहा है। तो धीरे धीरे टीचर्स को तो सबसे बड़ा खतरा है, वो तो धीरे धीरे फील्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि एआई आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो टीचर्स का काम क्या है कि टीचर्स को ऐसे बच्चे को ट्रेन करना है कि वो सोचे। जैसे अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, सॉलिड लिक्विड गैस हम लोगों को पढ़ा दिया जाता है। सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है कि सॉलिड वो होता है जिसका शेप साइज फिक्स्ड होता है, लिक्विड वो होता है जिसका चेंज होता है। अभी मेरी जेब में मेरा रुमाल पड़ा हुआ है, अभी मैं उसको अपनी जेब में रखता हूँ तो ऐसा हो जाता है, मैं अपनी मुट्ठी में रखता हूँ तो ऐसा हो जाता है। आप इस टेबल पे सीधा रख दो ऐसा हो जाएगा। आपने जो क्लॉथ पहना हुआ है इसका साइज और शेप बदल रहा है, तो क्या ये सॉलिड नहीं है? तो हमें उन्हें सोचने पे मजबूर करना है बच्चों को। अगर वो सोचेंगे तभी इंडिया रिसर्च में आगे बढ़ सकता है। तो स्कूल का जो आप बोल रहे हैं स्कूल सिस्टम कैसा होना चाहिए, वो मुझे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की एक बहुत अच्छी बात याद है। उन्होंने बोला था कि हमें बच्चे को 9th क्लास से लेकर के 12th तक पढ़ाना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसे एक मार्कशीट जो मिलती है कि हाँ अब आप 12th पास हो, आप 10th पास हो, उसके साथ उसे एक सर्टिफिकेट और देना चाहिए, दैट इज़ स्किल सर्टिफिकेट। उसे कोई ना कोई स्किल में उसका जो इंटरेस्ट है, स्कूल सिस्टम में ये चीज़ हमें ऐड करनी चाहिए। जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के हिसाब से उसे एक स्किल ट्रेनिंग और दी जाए। अगर वो स्किल ट्रेनिंग उसे दी जाएगी और उसे एक स्किल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो डेफिनेटली सारे बच्चे अपने मनचाहे फील्ड में जाएंगे। और ये जो भेड़ चाल चल रहा है ना कि नहीं जेई करना है, नीट ही करना है, क्योंकि मैंने जेई नहीं दिया, मैंने नीट नहीं दिया, मैं एक बायो स्टूडेंट था, मैं फिजिक्स में रिसर्च कर रहा हूँ, मैं बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रहा हूँ। तो कभी भी ये मैटर नहीं करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। आप जिस सब्जेक्ट में चाहो उस पर महारत हासिल कर सकते हो, आपको बस लगन लगाने की ज़रूरत है उसमें। आप अगर उसमें लगन लगाओगे, सही गाइडेंस अगर आपको मिलेगा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे। तो स्कूल सिस्टम को हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए, स्किल बेस्ड, नॉट ओनली पेपर बेस्ड। तो इस तरीके से पिछले साल पटना में मेरा एक रेडियो मिर्ची पे सेशन चल रहा था, ऑन लाइव था, ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए था। तो वहाँ पे RJ शशि हैं रेडियो मिर्ची पटना में, उनके साथ मेरा एक सेशन था। तो वहाँ पे एक पेरेंट्स कई सारे ऐसे जो हैं ऑन ईयर कोई फ़ोन करते हैं तो पूछते हैं क्वेश्चन आंसर। कई सारे पेरेंट्स और बच्चे ऑनलाइन रहते हैं और सुनते हैं उस समय रेडियो मिर्ची, उस टाइम पे जब चल रहा होता है सेशन। तो RJ शशि ने मुझसे पूछा था कि कोई बच्चा कभी ऐसा नहीं आता करियर काउंसलिंग में या सेमिनार में जो ये कहता हो कि मुझे डांसर बनना है, सिंगर बनना है, या मुझे सितार वादक बनना है, गिटार वादक बनना है, या पॉलिटिक्स में जाना है मुझे। इस बार रांची में सेमिनार हो रहा था तो एक बच्चे ने पूछा, सर मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, या मैं
MP बनना। मेरे पास कई सारे बच्चे, हम गूगल फॉर्म देते हैं बच्चों को, तो बच्चे फीडबैक अपना देते हैं, क्वेरीज भी देते हैं उसमें। तो कई सारे उसमें ऐसी क्वेरीज हैं जिसमें बच्चों ने लिखा है सर मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उस ये 1 साल पहले क्वेश्चन मुझसे उन्होंने पूछा, तो मैंने उनको जवाब दिया था। अभी तक तो सर किसी बच्चे ने ऐसा नहीं पूछा है। तो उन्होंने बोला कि जो 12th क्लास में जो हम लोग पॉलिटिक्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, ये इसका क्या मतलब है फिर। तो मैंने उनको जवाब दिया बहुत सिंपल सा कि भाई ये केवल पास होने के लिए पढ़ रहे हैं बच्चे, कि भाई मैं पास हो जाऊं और आगे जा करके नेक्स्ट क्लास में मेरा एडमिशन हो जाए। समझ ही नहीं पाता बच्चा पॉलिटिकल साइंस है क्या। जिस दिन समझ में आने लगेगा, या फिर दूसरी तरीके से ये कहें, मैंने उनको बताया था, कुछ पेरेंट्स भी सुन रहे थे उस चीज़ को, मतलब ऑन ईयर थे वो, कि बच्चा ट्रेंड के पीछे भाग रहा है, उसके समाज के, सोसाइटी के, स्कूल के कुछ लोग पॉलिटिक्स में चले जाएंगे तो बच्चों को लगेगा कि मुझे भी जाना चाहिए। जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है, कई सारे इंजीनियर्स आकर के बॉलीवुड में चले गए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल बने, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे चैनल आए, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आए जहाँ से उनको बॉलीवुड में जाने का एक रास्ता आसान हो गया। तो अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो चाहते हैं, मतलब सोचते हैं कि हम एक्टर भी बन सकते हैं। तो एक बार जो काम हो जाता है, जैसे मैं बताता हूँ, जो काम एक बार हो जाता है, स्पेशली हिंदुस्तान या मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, जैसे 2900 कुछ शायद वनडे थे जो खेले जा चुके थे, 2960 वनडे थे जो खेले जा चुके थे, ऐसा कुछ था, मुझे लगता है राउंड इतना ही था, राउंड फिगर मुझे नहीं याद है। तब तक किसी ने क्रिकेट के रिकॉर्ड में दोहरा शतक नहीं मारा था, किसी ने नहीं मारा था। पहली बार सचिन तेंदुलकर ने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया कि दोहरा शतक मार दिया, डबल सेंचुरी मार दी। उसके बाद फिर सब ने मारा, मार्टिन गुप्टिल ने मारा, रोहित शर्मा ने मारा, क्रिस गेल ने मारा, सब मारते हैं उसके बाद, क्योंकि एक बार उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये काम आसान है, एक बार उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये काम आसान है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि हवा से भारी चीज़ उड़ाना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे रिसर्चर ने ये बोला, साइंटिस्ट ने ये बोला। अगर आप पुरानी हिस्ट्री उठा के देखोगे, पर 2 भाई थे, और ऑरविल और बिलबर्ग नाम के, राइट ब्रदर, उनको राइट ब्रदर के नाम से जानते हैं, उन्होंने उड़ाया। 16 साल 17 साल एक्सपेरिमेंट किया, बहुत समय लगा उनको जब वो बनाने में। रहे थे तो लोग बोला करते थे कि लोहा उड़ाएंगे। हाँ, तो वही चीज़ है ना, हवा से भारी चीज़ें उड़ाना पॉसिबल नहीं है। ये बहुत किसी मतलब बड़े साइंटिस्ट रिसर्चर ने ये बात बोली थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर ऐसा हुआ, ऐसा पॉसिबल हुआ। उन्होंने हवा से भारी चीज़ उड़ाई और सक्सेस करके भी दिखाया, और आज जो है उड़ना इतना आसान हो गया है। और कई लोगों ने ये भी बोला कि पृथ्वी चांद की अधिकतम सीमा है, मतलब पृथ्वी जो है वो अधिकतम सीमा है मनुष्य की, उससे बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। ये भी बहुत सारे लोगों ने ये बोला बिल्कुल। कई सारे रिसर्चर हैं, ये मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने ऐसा बोला है। पर लोग गए हैं, आज इतना आसान हो गया है चांद पे जाना कि आपके पास अगर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए है, आप जा सकते हो। बिल्कुल, इतनी जर्नी आसान हो गई है। तो कुछ भी यहाँ पे जब तक प्रूव नहीं होता है, तब तक लोग उसको करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं जागता है। जब ये प्रूव हो जाता है, तब उस काम को करने के लिए इंटरेस्ट जागता है। जैसे कई सारे बच्चे अभी पूछते हैं सेमिनार में, सर मैं भी करियर काउंसलर बनना चाहता हूँ, मुझे भी ऐसे बच्चों को गाइड करना है। तो अभी आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले कोई नहीं जानता था कि ये क्या होता है, ये भी कोई प्रोफेशन होता है, ये कोई काम होता है क्या। मेरी फैमिली में मेरे रिश्तेदार मेरे जो हैं बोलते हैं कि अरे ये कौन सा काम है भाई, ये भी कोई काम होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है आफ्टर एकेडमिक। बच्चे का अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। आप किसी भी US का, UK का, कनाडा का करिकुलम उठा के देख लो, वहाँ पे करियर काउंसलिंग, साइकोमेट्रिक, DMIT, ये सब जो टेस्ट होते हैं, और जो बच्चों के जो मल्टीपल इंटेलिजेंस वगैरह जो हैं, IQ, CQ, AQ वगैरह है, इनको बिना टेस्ट किए, बिना इनकी रिपोर्ट देखे बच्चे को अगली क्लास में नहीं भेजा जाता है, या फिर किसी प्रोफेशन में उसको नहीं डाला जाता है। पर अपने इंडिया में यहाँ पे चीज़ें मार्कशीट दे करके और नंबर सिस्टम दे करके जज होती हैं यहाँ पे। मार्कशीट सिस्टम और नंबर सिस्टम बहुत घातक चीज़ है। वो स्टूडेंट के अंदर के जो हुनर हैं, जो उसकी अपनी खासियत हैं, उसको दबा देती हैं। उसे ऐसा लगता है, अच्छा आप जनरली एक चीज़ देखिए कि कभी भी आप किसी सक्सेस इंसान के पास जाइए तो वो कभी भी नहीं कह पाएगा कि ये करना कठिन है। वो बोलेगा इसको कर सकते हैं। कठिन कौन लोग बोलते हैं? जो उसको कभी ट्राई नहीं किए या जो उसको कर नहीं पाए, वो लोग बोलते हैं बहुत कठिन है ना। तो यही एक चीज़ है कि जो मार्कशीट सिस्टम है या जो गाइडेंस है, उसमें ही कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। अगर सही समय पे सही गाइडेंस मिले, है ना, टाइम और एनर्जी 2 चीज़ें साइंस में होती हैं। सही टाइम पे सही जगह एनर्जी लगाने से डेफिनेटली स्टूडेंट को सक्सेस मिलती है। और अगर एक करियर काउंसलिंग का प्लेटफॉर्म स्टूडेंट अपने साथ लेकर के चलता है तो वो दिशाएं भ्रमित नहीं होता है, वो अपनी सही जगह पे पहुंचने में उसे बहुत मदद मिलती है इस तरीके से। क्योंकि मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ, मैं 9th में था तो मेरी फैमिली ने बोला, क्योंकि मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपने घर की छत पे करता रहता था, तो कुछ ना कुछ उठा करके मेरे मन में बहुत सवाल चला करते थे। मेरे टीचर्स भी मुझसे परेशान रहते थे कभी कभी कि बहुत सवाल पूछता है आपका बच्चा, और ये स्कूल में पूरा क्लास को डिस्टर्ब रखता है, ऐसे करके। तो मेरा भी मनोबल गिरा, बहुत गिरा।
यहाँ तक कि नौबत ये आ गई थी कि 9th क्लास में मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हम तुम्हें एक कॉन्वेंट स्कूल में भेजेंगे जहाँ तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, अच्छे से आगे तैयारी करनी है, तैयारी करके कोई बढ़िया सी जॉब तुम्हें करनी है। लेकिन मैं उसके खिलाफ था। मैं बोला ठीक है आप मत पढ़ाओ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ूंगा, ऐसे ही पढ़ूंगा और वहीं से ही करूंगा। मैं कभी भी जेई और नीट की तरफ नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैंने ठान रखा था अब मेरी जगह शायद कोई और स्टूडेंट होता तो वो शायद भटक जाता, वो शायद उस फील्ड में चला जाता और मैं जो आज कर रहा हूँ वो शायद नहीं कर पाता मैं। तो यही है कि अगर हम सही समय पर सही करियर गाइडेंस बच्चे को देंगे तो डेफिनेटली वो सक्सेस होगा। और उसके दिमाग से अगर ये भ्रम निकाल देंगे कि कुछ भी करना कठिन है, सब कुछ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बहुत सारे आर्टिकल में भी पढ़ा है, बहुत सारी मैंने कहानियाँ स्टोरीज़ पढ़ी हैं और सब जानते हैं ये बात कि साइंस में अगर आप जा रहे हैं, रिसर्च में अगर आप जाते हैं, तो जितने भी साइंटिस्ट आज तक हुए हैं, फर्स्ट टाइम में किसी का एक्सपेरिमेंट जो है सफल नहीं हुआ है। बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। कई सारे साइंटिस्ट आज भी ऐसे हैं जो अपने प्रयोगों में, एक्सपेरिमेंट में लगे हुए हैं। उनको मालूम है कि ये जीवन कम पड़ जाएगा उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, या उनको पता है कि मैं इस जन्म में या इस अपने जीवन में इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, फिर भी वो लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि मैं जहाँ तक इसको पूरा कर लूँगा, मेरे आगे वाली जनरेशन इसके बाद इसको कंप्लीट करेगी। तो हमारे सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स और हमारी फैकल्टी, हमारे टीचर्स हमेशा बोलते हैं कि बच्चों जीतना सीखो, जीते रहो और आगे बढ़ो, जीते रहो और आगे बढ़ो। ऐसा बोलते हैं कि भाई आगे बढ़ते रहो, जीतना, हमेशा जीतना सिखाया गया हमें। पर कभी किसी ने ये नहीं बताया और कभी किसी ने ये नहीं बोला कि भाई अगर बाई चांस हार गए तो कैसे कोप अप करना है, तो कैसे अपने आप को आगे मतलब अपने आप को डेवलप करना है, या कैसे दोबारा से प्रयास करना है। बच्चों को यही सिखाना है। अगर रिसर्च में जाना है, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या साइंस के फील्ड में कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने इतनी कम एज में सब कुछ किया। बहुत सारे IITs, बहुत सारे NITs, बहुत सारे नेशनल इंपॉर्टेंस के रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं वहाँ पे जाते हैं एज अ गेस्ट स्पीकर ये, और वहाँ पे एज अ मेंटर ये बच्चों को गाइड करते हैं। और बहुत सारी अचीवमेंट, बहुत सारी चीज़ें, बुक्स वगैरह इन्होंने लिखी हुई है। उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी है। इस बुक का नाम सर क्या, थोड़ा बताइए ज़रा बच्चों को। बुक का नाम है फिजिक्स ऑन द टेबल। अच्छा। जिसका नाम एक थीम पे रखा गया है कि कैसे फिजिक्स को हम अपनी टेबल पर देख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इस बुक, ये बड़ी अलग बुक है। तो इस फिजिक्स ऑन द टेबल बुक को लिखने का आइडिया कहाँ से आया आपके पास? वर्मा सर से इंस्पायर्ड होके। अच्छा। क्या है इस बुक में ऐसा खास? इस बुक में खास ये है कि इसमें हर एक थ्योरी को एक बहुत छोटे एक्सपेरिमेंट से समझने के लिए जो है एक तरीका दिया गया है, जिसमें स्टूडेंट बड़ी आसानी से समझ सकता है कि कोई भी थ्योरी आखिर कैसे मतलब फिजिक्स में दी गई है, आखिर कैसे बनाई गई है। देखिए जो बुक्स लिखी हैं वो कुछ ना कुछ देख कर ही लिखी हुई हैं, और अगर स्टूडेंट को हम वही दिखा देंगे तो फिर उसे बुक में बहुत कुछ पढ़ाने का और ये सब याद करवाने का झंझट हमें नहीं पालना पड़ेगा। तो वो बुक मैंने इसीलिए लिखी है कि जो साइंटिस्टों ने सोच करके वो थ्योरी लिखी, जो देख करके उन्होंने वो थ्योरी लिखी, उसको हम बुक में कैसे ऐड कर पाएँ। तो वो एक बड़ी सिंपल सी, बड़ी सरल बुक है जिसको पढ़ करके कोई भी साइंस के बहुत आसानी से मज़े ले सकता है, मतलब इंजॉय कर सकता है साइंस को। साइंस बहुत इंजॉय करने वाली चीज़ है। ये देखिए आप, फिजिक्स से बच्चे बहुत डरते हैं। इवन मैं बायो स्टूडेंट हूँ। जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं वो सोचते हैं अरे हमसे फिजिक्स नहीं होगा, फिजिक्स बहुत कठिन है। और मैं जीता जाता है एक एग्जांपल हूँ इस चीज़ का कि मैं बायो स्टूडेंट होकर आज मैं फिजिक्स में बड़ी बड़ी रिसर्च कर रहा हूँ। मेरी अपनी फिजिक्स की एक बुक है, नित्या पब्लिकेशन से पब्लिश्ड है वो। तो बिल्कुल आसान भाषा में उसे लिखा गया है। तो मुख्य पर्पज़ इसका यही है कि स्टूडेंट को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च में, फिज़िक्स में, या और जो भी सब्जेक्ट हैं फिजिक्स के, या नॉन रिसर्च वाले भी जो सब्जेक्ट हैं, जो राइटर बनना चाहता है, बहुत अच्छे से मतलब लोग राइटिंग करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता मैं अपनी बुक कैसे पब्लिश कराऊँगा। बहुत सारी जगहों पर ये होता है। तो हम इंडिया का अलग अलग टैलेंट लेकर के आ रहे हैं। सो दैट इज़ अ रिसर्च लैब। और यहाँ पे अदर जो स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको भी हम लोग अपने साथ जो है ले करके और उनको एक प्रॉपर गाइडेंस दे करके, अगर वो रिसर्च में आना चाहते हैं तो रिसर्च में, या उनका कोई अदर फील्ड है तो उसमें, तो हम उनको ऐड करते चलाते हैं। और ये एक बड़ा इंस्टीट्यूट बनाने का हमारा सपना है कि हम एक बड़ी रिसर्च लैब और उसके साथ साथ इंस्टीट्यूट इसे बना सकें। तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें हर्षू सर ने हमें बताई और बहुत सारे अचीवमेंट इन्होंने हासिल किए हैं बहुत कम एज में। और मैं कोशिश आगे भी करूंगा, ऐसे और भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, और भी कई लोग इसरो में हैं, कई लोग DRDO में हैं, कई लोगों से मुझे इंट्रोड्यूस कराया इन्होंने सर ने। और इससे पहले भी मैं कई लोगों के साथ कनेक्ट हुआ हूं, इनके रेफरेंस से मैं कनेक्ट हुआ था उनसे। तो मैं कोशिश करता हूं कि अपना जो है काउंसलिंग के जो वीडियोज़ हम लोग दे रहे हैं बच्चों को, या जो कॉलेज रिव्यूज़ के वीडियोस दे रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बच्चों को जानना चाहिए, जो कि जिनकी जर्नी, जिन्होंने अपनी एक, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होपलेस हो जाते हैं कि हम ऐसी फैमिली से, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, वैसा नहीं कर पाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों के वीडियोज़ डाले जो बहुत गरीब परिवार से आते थे और उन्होंने आज एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है।
पैसा कहीं पे भी या फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो कहीं पे रोड़ा नहीं बनता है। अगर आपके अंदर एक मतलब दृढ़ संकल्प है, आपके अंदर डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, बस ज़रूरत पड़ती है एक सही रोड मैप की। तो सर ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, आगे भी हम लोग इसी तरीके से इनके साथ सेशन करेंगे। बहुत जल्द हम लोग इटावा जाकर के इनकी जो लेबोरेटरी है उसको कवर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या लेबोरेटरी में इन्होंने वहाँ पे बच्चों के लिए जो है सुविधाएं बना रखी हैं, किस तरीके से बच्चे वहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या प्रोजेक्ट में बच्चे वहाँ वर्क कर रहे हैं, या कोई आसपास कानपुर या जो भी यूपी के जो हमारे स्कूल्स हैं वो अपने बच्चों को अगर उस लेबोरेटरी में प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करवाना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे। लास्ट में सर क्या मैसेज देना चाहते हैं बीइंग अ यंगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, कि आप इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ जो किए हो, इसके ब्याह पर क्या आप मैसेज देना चाहते हैं हमारे यूथ जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रिसर्चर बनना चाहते हैं, या जो हमारे स्कूल्स एजुकेशन पे जो काम कर रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल्स, टीचर्स, उनको आप, या जो हमारे स्पेशली पेरेंट्स को स्पेशली मैसेज की ज़रूरत है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं लास्ट में? मेरा स्टूडेंट को मैसेज यही है कि जैसा कि आपने भी ये बात बोली थी कि इंडिया में ऐसा होता है कि कोई अगर एक काम होता है तो लोग सब फिर उसी के पीछे भागने लगते हैं। एक बार सक्सेस हो गया तो फिर भरोसा कर लेते हैं उस पर, भरोसा कर लेते हैं उस पर कि हाँ इसमें सक्सेस है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं इंडिया को पीछे ले जाती है, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि इंडिया की जनता जो है वो रेलगाड़ी जैसी है, अगर एक इंजन कहीं जाता है तो सारे डब्बे उसी के पीछे पीछे चले जाते हैं। तो यूथ को मेरा अपना रास्ता बनाने में डरते हैं। हाँ, अपना रास्ता बनाने में डरते हैं। तो यूथ को एक बार जो बन गया उस पर चलेंगे। हाँ, कि आप मेहनत करिए, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसमें पूरे दिल से काम करिए, पूरी लगन से काम करिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, और एक जो बुक पढ़ने की आदत होती है उसे बनाइए, क्योंकि बुक्स तो हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, वही हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। बुक्स भी पढ़िए, और आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें, ऐसा नहीं है कि एक IITN अगर IAS बन गया तो आप सबको बीटेक के बाद UPSC करना है, ये नहीं सोचना है। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो बस ठान लो मुझे वही करना है। अगर आप वो एक फील्ड पकड़ करके चलोगे ना तो डेफिनेटली आप सक्सेस होगे। अगर आप इधर उधर भागोगे, आप ये कर लूँ, शर्मा जी के लड़के ने वो कर लिया तो मैं ये कर लूँ, वर्मा जी के लड़के ने ये कर लिया वो कर लूँ, पेरेंट्स बोल रहे हैं कर लूँ, हाँ थोड़ी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि हम जब शुरू करते हैं तो कई बार फाइनेंशियल चीज़ों में हम अटकते हैं और चीज़ों में अटकते हैं, लेकिन ये सब दौर होता है मुश्किलों का। आपने भी बहुत सारी मुश्किलें फेस की होंगी स्टार्टिंग में। तो ऐसा होता है कि अगर हम कंटिन्यू मेहनत करते रहें तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलेगी। मुझे 20 साल की उम्र में डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। उसका कारण सिर्फ यही है कि मैंने अपने 6th क्लास से डिसाइड किया और मैं लगातार हर साल कुछ ना कुछ एक नया ऐसा काम करता रहा, जिससे मुझे मेरे 9th क्लास से ही मेरा डिस्ट्रिक्ट साइंटिस्ट बोलने लगा था। और उसके बाद 11th क्लास में यानी 2019 के लगभग में मैंने इतनी अच्छी रिसर्च की कि वो तो वर्ल्ड में पहली बार हुआ, साउंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। और उसके बाद 23 तक लगभग 300 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मैंने डेवलप किए, लेबोरेटरी चलाई, और आज वो लेबोरेटरी पूरे इंडिया में जो है धीरे धीरे उसका नाम हो रहा है, लोग उसे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस सब के पीछे कड़ी मेहनत है। तो जो भी स्टूडेंट हैं उनको बस यही मैसेज है लास्ट में कि वो मेहनत करें, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में मेहनत करें, प्रॉपर गाइडेंस के साथ करें, एक अपने साथ मेंटोर रखें अच्छा, जो आपको गाइड कर सके सही तरीके से। आप मार्केट में आप देखिए आजकल सोसाइटी में कई सारे लोग ऐसे हैं जो भ्रमित भी कर देते हैं लोगों को, है ना। तो एक सही जगह का आपको चुनाव करना है, पूरी मेहनत करनी है, पूरा तरीका जान के एक चीज़ में मेहनत करनी है, आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। दिस इज़ द सिंगल रूल ऑफ सक्सेस। आप किससे इंस्पायर हैं सर अपनी लाइफ में? मैं अपनी लाइफ में डॉक्टर विक्रम साराभाई से इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि उन्होंने भी साइकिल पे रॉकेट ले जा करके और इसरो को इस्टेब्लिश किया था। मैं भी एक छोटे से कॉलेज में जो है छोटी छोटी मशीनरीज बना के स्टार्ट किया हूँ। मेरे पास खुद का भी व्हीकल नहीं था, तो हम बड़ी मुश्किल से चीज़ों को इधर उधर करते थे। बिल्डिंग नहीं थी, हमने एक छोटे से हॉल में शुरुआत किया था, और आज लगभग 5 एकड़ में हम अपना कैंपस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं डॉक्टर विक्रम साराभाई से इंस्पायर्ड था। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बातें मुझे बहुत पसंद आई, तो बस उन्हीं की बातों पर मैंने दुनिया को एक तरफ रख दिया और मैं बस उन्हीं के कर कमलों पे चलने लगा, और चलते चलते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके पीछे सपोर्ट सबसे बड़ा मेरे एक टीचर हैं शरद चंद्र त्रिपाठी सर, जो कि जियोग्राफी के लेक्चरर हैं मेरे कॉलेज में। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। कोई भी रिसर्च अगर मैं प्रोजेक्ट उनके सामने बोलता था तो लोग बोलते थे अरे क्या सोचते हो, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अरे इतना ये पॉसिबल ही नहीं है, इसको कर ही नहीं सकते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं वो नहीं कर पाए तो आप कैसे कर पाओगे। लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया। उन्होंने हमेशा मुझे बोला कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम करो, और जो आइडिया उनके पास थे वो आइडिया उन्होंने दिए, और ऐसे करके धीरे धीरे हम सक्सेस हुए। फिर 2015 में मैं प्रतियोगिता दर्पण पढ़ता था, तब एक प्रतियोगिता दर्पण के पहले पेज पे एक आर्टिकल आता था, वो शायद राहुल संकृत्यायन का था। उसमें मैंने कुछ लाइनें पढ़ी थी
चल पड़ा जो राह में मंजिल समझ लो पास है, रुक गया घबरा के जो जिंदा नहीं बुलास है। खनक दृष्टि ब्रस परी हैं फेक बंधन चूड़ियाँ, तय होने को ही बनी है जगत में सारी दूरियाँ। तो जैसे आपने दूरी तो तय की है, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि एक अपना मेंटर असाइन करिए, एक इंस्पिरेशन होना चाहिए आपकी लाइफ में। अगर आप इंस्पायर नहीं हैं, आजकल की जनरेशन तो पता नहीं किससे किससे इंस्पायर हो रही है, पर इंस्पिरेशन ऐसा होना चाहिए जिसने लाइफ में कुछ अच्छा किया हो और जो कि आपको रोज़ मोटिवेट करे। जैसे मैं गिल उत्कर्ष अकेडमी एक बार गया था, तो हर एक बच्चे के कमरे के बाहर IIT का नाम लिखा हुआ था। मैंने पूछा क्यों लिखा है, तो उन्होंने बोला कि हर रोज़ सुबह से उठ के हमें सबसे पहले अपना टारगेट याद आता है। ठीक है, तो ये आपको करना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो भी बनना चाहते हो, जो भी लाइफ में करना चाहते हो, उसको जैसे हमारे परिवार में सिखाते हैं ना, हमारे परिवार में हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं कि बच्चों किसी को बताओ मत कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो। मेरा फंडा दूसरा है, मैं कहता हूँ बता दो, खुल के बताओ। एक पर्ची बनाओ और दबा के रख दो कहीं, और एक पूरा चार्ट बना के सामने चिपका दो कि मेरे को ये बनना है। क्योंकि कभी अगर तुम लाइफ में डिमोटिवेट हुए या तुम्हारा कभी कदम डगमगाए, तो वो तुमको बाहर के जो लोग होंगे वो उंगली तुमको कर करके वो काम करवा देंगे। फिर चैलेंज हो जाएगा तुम्हारे लिए कि यार मुझे करना है, क्योंकि मैंने सबको बता दिया ये। और अपने मन में रखोगे तो ये अपने मन तक ही रह जाएगा। बहुत कम बिरले होते हैं जो मन में रख के चीज़ों को आगे तक ले जाते हैं। जैसे दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ा, दुनिया को बता के तोड़ा, चिल्ला के कि मैं तोड़ के दिखाऊंगा, मैं सड़क बना के दिखाऊंगा इसको। जाड़ा है, पाला है, तूफान है, सूखा पड़े, कुछ भी पड़े, पर मैं ये पहाड़ तोड़ूंगा, काटूंगा और सड़क बनाऊंगा। और उन्होंने बनाया। ऐसे बहुत लोग हैं। अरुणिमा सिन्हा है, एक पैर नकली है, दूसरे पैर में रॉड है, 2 बार 3 बार माउंट एवरेस्ट जो है फतेह कर चुकी हैं, और भी चोटियाँ फतेह उन्होंने की हैं। ऐसे बहुत लोग हैं लाइफ में हुए हैं। विल्मा रुडोल्फ हैं जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि चल ही नहीं पाएंगी, फिर भी उसके बाद चैंपियनशिप जीती कई सारी उन्होंने। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। पर मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि एक बार जो काम हो जाता है उसको लोग करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, अपना रास्ता बनाना है। और एक इंस्पिरेशन अपना असाइन करिए, किसी को इंस्पिरेशन बनाइए। जैसे इन्होंने विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम सर को बनाया। मेरे भी बहुत सारे इंस्पिरेशन हैं और जिनको मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा, और उनसे मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूँ अपनी लाइफ में। जो मैं काम कर रहा था वो भी इतना आसान नहीं था। आज मैं इतनी स्मूथली इन चीज़ों को चला पा रहा हूँ, पर एक टाइम था इतना स्मूथली नहीं चल पा रही थी चीज़ें। पर एक बार लगा भी कि चलो ठीक है, दूसरा रास्ता बदल देते हैं। पर एक ही चीज़ को 10 साल लगातार देना, 2014 से मैं लगातार 24 आ गया है, एक ही चीज़ को लगातार आप 10 साल तक कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब कुछ या तो आपको वो पैसन है, या फिर आपकी वो जिद है, और या फिर कुछ और है उसमें। तो जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे हर 3 महीने में लोग प्रोफेशन चेंज करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। हर 6 महीने में लोग आज ये काम कर रहे हैं, कल वो काम कर रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि जो सीरियसनेस होती है ना, सीरियसनेस का सबसे बड़ा एग्जांपल है मुगल आजम मूवी। आप देखिए कि आसिफ साहब का अगर नाम किसी ने सुना होगा, 16 साल लगा दिए उस इंसान ने एक मूवी को बनाने में, और नौशाद साहब से गाना गवाया था शायद। तो उस गाने को गवाने का उस टाइम पे 50,000 रुपये उसको दिए थे। उनको उस गाने को गवाने के लिए उन्होंने 50,000 रुपये दिए थे। वो गाना बहुत वर्ल्ड फेमस हुआ है। और आज मुगल आजम मूवी की एक लाइन पे जो है लोग मूवियाँ बना देते हैं, गाने बना देते हैं। तो सीरियसनेस की अगर मिसाल देखनी है तो आप मुगल आजम मूवी की स्टोरी पढ़ लीजिए। उन्होंने सब कुछ लगा दिया, और 16 साल एक प्रोजेक्ट पे कौन लगा सकता है। तो आपको डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। इन्होंने जो बताया, तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है लास्ट में कि भैया आपको अपना एक इंस्पिरेशन बनाना है, एक मेंटर असाइन करिए, और अपने आसपास की जो कम्युनिटी है उसको बढ़िया रखिए। बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड आप करते हैं। वो 5 लोग कौन होंगे ये हमारे हाथ में है। वो 5 लोग कौन होंगे, वो किस सोसाइटी के होंगे, किस क्लास के होंगे, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया। बहुत समय से हम लोग प्लान कर रहे थे। पार्ट 2 में हम लेबोरेटरी कवर करेंगे सर का, जो डॉक्टर विक्रम साराभाई सेंटर बना हुआ है इटावा में, और बच्चों से भी बात करेंगे, बच्चों के भी फीडबैक लेंगे, और बहुत जल्द पार्ट 2 आएगा। फिलहाल इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए, जिससे कि जिनको ज़रूरत है, जिन बच्चों को प्रैक्टिकल में, एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट आता है, या फिर जो स्कूल्स कनेक्ट होना चाहते हैं सर से, वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। और कोशिश करेंगे हम काफ़ी सारे ऐसे लोगों को हम शेयर करें, जिससे कि उनको, सर को जो है अपना आगे चीज़ें इन्हेंस करने में, डेवलप करने में थोड़ा सा मोटिवेशन और सपोर्ट मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए, अपना समय निकाला आपने, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।